हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का चैप्टर। 2482 फारी प्रेजेंट सिटी। एक स्काईजी फोर्ट्रेस के ऊपर रात का आसमान वॉर प्रिपेयर्डनेस सिस्टम की लाइट से गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। लाखों मैक्स, वॉरशिप्स और सुपरह्यूमन वॉरियर्स पूरी तरह तैयार खड़े थे। पूरे शहर में विशाल एनर्जी पाइपलाइंस फैली हुई थी और गूंजती हुई भारी आवाज किसी अपोकलिप्स एक्सपेडिशन की शुरुआत जैसी लग रही थी। झंग यी मेन टावर के सबसे ऊपर कमांड प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और पूरे स्टील सिटी को नीचे से देख रहा था। तियानहाई सिटी इंसानों का सबसे ताकतवर फोर्ट्रेस था, फिर भी उसने खुद इसके ज्यादातर डिफेंस सिस्टम्स बंद कर दिए थे। सिर्फ एक शांत शहर की परछाई बची थी। झोरोंग क्लैन के किंगडम पर हमला करने के लिए उसे अपनी ज्यादातर फाइटिंग फोर्स बाहर भेजनी पड़ी, इसलिए अब पीछे सिर्फ एक खाली खोल बचा था। आखिर वो लड़ाई के समय पूरे शहर के लाखों लोगों को साथ तो नहीं ले जा सकता था। एनर्जी हब लॉक्ड, सिटी मोड स्विच टू फुल डिफेंस मोड, इंटेलिजेंट कंट्रोल सेंटर की आवाज हवा में गूंज उठी। पूरा शहर एक गंभीर माहौल में डूबा हुआ था। जो पेट्रोल मेंबर्स पीछे बचे थे वे भारी हथियारों से लैस होकर पूरी मुस्तैदी से इलाके की रक्षा कर रहे थे। झू के काले कॉम्बैट क्लोक में उसके पास आकर खड़ी हुई। उसकी चांदी जैसी बाल हवा में लहरा रहे थे। क्या हम सच में पूरी सेना मोबिलाइज कर रहे हैं? दुनिया अभी अराजकता में है और जो पीछे रहेंगे उन्हें खतरा हो सकता है। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। आखिर तियन सिटी कई बार तबाह होकर दोबारा बना था और ये वाला तियनहाई उसे सबसे ज्यादा पसंद था। इसकी सिविलाइजेशन का स्तर अपोकलिप्स से पहले से भी ऊपर था। झंग यी ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सिर्फ अस्थाई है। हम इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके खत्म करेंगे और वापस लौट आएंगे। मेरी पिछली डाटरन्स के बाद कुछ समय तक कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसने गंभीरता से कहा, अगर तियनहाई को जिंदा रहना है तो वो जड़ बनकर नहीं रह सकता। दूसरों के दिल में डर बैठाने के लिए उसे खुद आगे बढ़कर प्लंडर करना होगा। उसकी नजर रात को चीरते हुए पूर्व दिशा की तरफ गई, जहां धरती की परतों के भीतर गहराई थी। झोरोंग क्लैन हमारे लिए पहला टचस्टोन होंगे। झंग यी के शैडो स्पेस में बने भव्य कमांड हॉल के अंदर लू केरन, फैटिक शू, झू क्या, डेंग शेंटोंग, अंकल यू और बाकी लोग इकट्ठा थे। हवा में बेचैनी और उत्साह दोनों घुले हुए थे। दीवार पर लगी लाइट स्क्रीन अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनर्जी डेंसिटी के नक्शे दिखा रही थी। टेक्नीशियन ग्लोव्स पहने लू केरन उत्साह से मुस्कराई। आखिरकार ये दिन आ ही गया। मेरा ड्रीमर तो एक्साइटमेंट से फटने वाला है। फैटिक शू ने मुंह में न्यूट्रिशन बार ठूंसते हुए कहा, यह तो सीधा नर्क है। 50,000 मीटर नीचे वहां का तापमान मुझे भूनकर पोक चॉप बना देगा। अंकल यू ने आह भरी। फैटिक शू के चेहरे पर हल्की थपकी दी और बोला, कम अपशगुन बोल, वरना सब मिलकर तुझे अभी पोक चॉप बना देंगे। फैटिक शू ने तुरंत मुंह ढक लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। इनर वर्ल्ड में लड़ने जाना अपने आप में बेचैनी पैदा करता है, भले ही उसका सुपर पावर इंडेक्स 30,000 तक पहुंच चुका हो। लेकिन उसकी सावधानी, जो झंग यी से भी ज्यादा थी, बदलने वाली नहीं थी। डेंग शेंटोंग कुर्सी पर सीधा बैठा, उसकी लंबी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपथपा रही थी। सैद्धांतिक रूप से अगर ड्रीमर का एनर्जी शील्ड पूरी तरह एक्टिवेट रहे तो हम अपर मैंटल में 30 साल से ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा मिस लू ने जो नए कॉम्बैट सूट्स बनाए हैं उनमें अडेप्टिव टेम्परेचर सिस्टम है, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैटिक शू ने घबराकर कहा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं? अरे, कभी लावा सीधे चेहरे पर पड़ा है क्या? वो तो औरत के गुस्से से भी ज्यादा गर्म होता है। सब लोग उसकी आदतों के आदी थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
यांग जिंगसिन की आवाज ठंडी हवा की तरह कमरे में फैल गई। इस बार हमारा मिशन एक्सप्लोर करना नहीं, सीधा अटैक करना है। मैंने रास्ता पहले ही प्लान कर लिया है। फायर डीमन की अगुवाई में हम सारे डिफेंसेस को बाईपास करके सीधे झुरोंग क्लैन के कोर एरिया तक पहुंच जाएंगे। उसकी नजर सब पर घूमी, आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सिविलाइजेशंस की जंग है। जेंटलमैन, शिकार का मजा लो। उसकी काली मोती जैसी आंखों में टूटा हुआ सा उत्साह चमक उठा। दूसरों से अलग, यांग जिंगसिन अपोकलिप्स के बाद की जिंदगी का आनंद लेती थी। ऐसे ही दुनिया में उसकी काबिलियत पूरी तरह सामने आ सकती थी और उसे हर वक्त रोमांचक एडवेंचर्स मिलते थे। जब झंग यी की आवाज आई तो सब अपने आप सीधे खड़े हो गए। असेंबली कंप्लीट। यस। झंग यी की नजर शैडोज को चीरती हुई सब पर पड़ी। उसकी आवाज स्थिर और ताकतवर थी। इस ऑपरेशन का कोड नेम है मोल्टन रियल्म एक्सपेडिशन। टारगेट झुरोंग क्लैन। ऑब्जेक्टिव उस सिविलाइजेशन को नष्ट करना जिसने हुएक्सू के खिलाफ युद्ध शुरू किया और मौजूदा दुनिया की सभी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को डराना। उसने थोड़ा रुककर धीमी आवाज में कहा, यह डिफेंस बैटल नहीं है, ये अथॉरिटी स्थापित करने की लड़ाई है। हमें सभी रेसेस को दिखाना होगा कि हुएक्सू किंगडम, खासकर मेरा इलाका, झंग यी का टेरिटरी, बिल्कुल भी इनवायलेबल है। लू केरन की आंखें चमक उठीं। वो अपने हाथों से अपग्रेड किए गए हथियारों को आजमाने के लिए बेताब थी। अथॉरिटी स्थापित करना, मुझे ये शब्द पसंद है। तो चलो इस बार अर्थ के कोर को ही उड़ा देते हैं। झंग यी ने उसकी तरफ देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई। यही मेरा भी प्लान है। उसने बाहर की दुनिया की तरफ देखा, हाथ उठाया और एक विशाल डायमेंशनल गेट खोल दिया। चलो शुरू करें। धड़ाम। तियनहाई सिटी में जबरदस्त गड़गड़ाहट गूंजी और विशाल तियनहाई फोर्ट्रेस जमीन से उठकर हवा में डायमेंशनल गेट की तरफ बढ़ने लगा। फोर्ट्रेस की आउटर शेल पर चमकते लाइट पैटर्न्स लहरों की तरह बहने लगे और शहर की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो गई। पूरा स्काईजी फोर्ट्रेस किसी विशाल स्टील वेल की तरह दूसरी डायमेंशन में खिंच गया, जैसे मिरर सी में डूब रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद वहां सिर्फ एक खाली बंजर जमीन बची जहां हवा सिसक रही थी। फायर डीमन पूरी तरह काबू में था और शैडोज के जरिए झंग यी को रास्ता दिखा रहा था। डायमेंशनल गेट खुला। झंग यी ने एक कदम रखा और पल भर में 5 किलोमीटर दूर गायब हो गया। वो तेजी से उस इलाके में पहुंचा जहां वॉल्केनो फटा था और वहां से सीधे अर्थ के कोर की तरफ बढ़ गया। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में दिशा तय करना बेहद मुश्किल होता है। झुरोंग क्लैन अपनी जन्मजात एबिलिटी से रास्ते पहचानते हैं। उनकी मदद के बिना विशाल धरती के भीतर छिपे झुरोंग क्लैन के किंगडम को ढूंढना वाकई बहुत कठिन था। झंग यी मोटी मिट्टी और चट्टानों की परतों को पार करता हुआ तेजी से नीचे उतरा और करीब 50,000 मीटर गहराई में अपर मैंटल क्षेत्र तक पहुंच गया। फायर डीमन की गाइडेंस में आखिरकार उसे झुरोंग किंगडम का एंट्रेंस मिल गया। एक और स्पेशल टेलीपोर्टेशन के बाद अंधेरा अचानक खत्म हो गया और तेज रोशनी ने झंग यी को पल भर के लिए आंखें मिचमिचाने पर मजबूर कर दिया। मैग्मा की लाल रोशनी, स्पेस की नीली चमक और एनर्जी की सफेद आभा आपस में उलझकर एक अराजक दृश्य बना रही थी। सामने लावा की एक नदी बह रही थी जिसकी झुलसाने वाली गर्मी हजारों डिग्री तक पहुंच रही थी। हालांकि एंड डीमन गॉड आर्मोर पहने झंग यी पर इस तापमान का कोई असर नहीं था, लेकिन अलग अलग तापमान की वजह से रंग बिरंगी दिखती लावा रिवर को देखकर वो बिना रुके नहीं रह सका। ऐसी जगह पर भी जिंदगी का होना सच में एक चमत्कार है। फायर डीमन दरार के सामने घुटनों के बल झुक गया। उसका माथा लगभग जमीन से लग गया और उसने सम्मान से कहा, मास्टर, इन्फर्नो सिटी की ओर जाने वाला रास्ता यहीं से है। चैप्टर 2483 फायर प्रेजेंट सिटी 2। अर्थ के कोर तक पहुंचने के लिए हमें मैंटल फिशर्स की 7 लेयर्स और 12 मैग्मा जोन्स क्रॉस करने होंगे। बीच में मल्टीपल डिफेंस लाइंस होंगी। मैग्मा रिवर से बनी नेचुरल डिफेंसेस और झुरोंग क्लैन की मैनमेड डिफेंसेस।
अगर आपकी प्रेजेंस एक्सपोज हो गई तो झुरोंग क्लैन अर्थ कोर फायर एक्टिवेट करके आपकी इन्वेजन को रोक देगा। इसलिए मेरी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। फायर गोस्ट इस समय काफी समझदारी से झंग यी के लिए पूरे फायदे और नुकसान एनालाइज कर रहा था। बहुत अच्छा, तो चलो, झंग यी ने कैजुअली कहा, जैसे उसे ज्यादा फर्क ही न पड़ता हो। उसके लिए सारी रुकावटें बेकार थी और बड़े बड़े डिस्टेंसेस उसके स्पेशल जर्नी में बस कुछ पलों जितने थे। झंग यी ने एक डायमेंशनल गेट खोला, अलग अलग ब्लॉकेज को बाईपास किया और झुरोंग क्लैन के सेंटर की तरफ बढ़ता चला गया। अर्थ के क्रस्ट को पार करने की प्रक्रिया एक साथ ही भव्य भी थी और डरावनी भी। वो एक ऐसी दुनिया थी जिसे इंसानी आंखों ने कभी देखा ही नहीं था। 10,000 मीटर मोटी रॉक लेयर्स हाई प्रेशर के नीचे मेटालिक लस्टर के साथ चमक रही थी, जैसे कोई पत्थर बन चुका तारों भरा समंदर हो। डायमेंशनल गेट के गैप से गुजरते हुए कभी कभी रॉक वॉल्स के अंदर सिलिशियस जीव दिखाई देते थे जो धीरे धीरे रेंग रहे थे, जैसे करोड़ों साल से सोए हुए जाइंट बीस्ट्स हो। जैसे जैसे और नीचे जाते गए, ऊपर मैग्मा फ्लोज और ज्यादा टर्बुलेंट हो गए, जहां हाई टेम्परेचर गैसेस घूमती हुई वायलेंट एनर्जी स्टॉर्म्स बना रही थी। हालांकि पता था कि शैडोज के अंदर हम पूरी तरह सेफ है, फिर भी ऐसा भव्य नजारा देखकर दिल में हलचल उठ रही थी। फैटीग शू पसीने पसीने हो गया। माय गॉड, ये जगह इंसानों के रहने लायक ही नहीं है। डेंग शेंटो ने उसकी तरफ देखा और बिना भाव के कहा, डर लग रहा है? मैं डरता नहीं हूं, मैं नेचर का रिस्पेक्ट करता हूं। थोड़ी ही देर में झंग यी जिगजैग राउट से सारी डिफेंसेस पार करके मैग्मा लेयर तक पहुंच गया। ये एक असली सी ऑफ फायर था। अंतहीन लावा ग्रेविटी के खिंचाव में बह रहा था। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी और उछलती हवा स्टील को भी लिक्विड बना सकती थी। लेकिन तियानहाई टेक्नोलॉजी अब पुरानी फ्रेजाइल ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं रही थी। झंग यी आसमान में खड़ा था। उसका टर्मिनेटर आर्मोर स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर चुका था। ऑप्टिकल स्टेल्थ और रडार कंसीलमेंट का डुअल सिस्टम, जो उसे लगभग पूरी तरह अनडिटेक्टेबल बना देता था। झंग यी ने उबलते हुए रॉक सी को देखा और धीरे से कहा, यह खून की तरह उबल रहा है। क्या यह अर्थ का खून है? यांग जिंगसिन उसके पास खड़ी थी। उसकी गहरी आंखों में ठंडी चमक थी और उस खून के अंदर प्राचीनों की आग छुपी हुई है। वे और नीचे उतरते चले गए। आखिरकार जब झंग यी आखिरी लावा फ्लो को पार कर गया तो उसका नजारा अचानक खुल गया। वे एक ऐसी अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच चुके थे जो कल्पना से परे थी। एक विशाल केव कॉन्टिनेंट लावा के समंदर के ऊपर तैर रहा था। आसमान बहते हुए लावा क्लाउड्स से बना था, जो हमेशा के सनसेट की तरह लाल चमक रहा था। हजारों रॉक पिलर्स इस कॉन्टिनेंट को संभाले हुए थे, जैसे किसी देवता का स्केल्टन हो। अनगिनत लावा वाटरफॉल्स केव वॉल से नीचे गिर रहे थे और पैरों के नीचे फायर सी में मिलकर कानफाड़ देने वाली गर्जना पैदा कर रहे थे। समंदर के अंदर सैकड़ों मीटर लंबा एक लावा वेल धीरे धीरे तैर रहा था। उसकी आंखें सुनहरी आग के गोलों की तरह जल रही थी। वही लंबे मोल्टन सर्पेंट्स गहरी लाल लहरों में लिपटे हुए थे। जब वे अपना शरीर मोड़ते तो उनकी उठी लहरें पूरे स्काईस्क्रेपर को निगल सकती थी। ये सब जीवित प्राणी थे, विशाल ब्लू व्हेल से भी कम नहीं, फिर भी लावा में आराम से तैर रहे थे। झू के ये देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर होने के नाते बायोलॉजी में उसकी अच्छी समझ थी, फिर भी कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स का ऐसा रूप सच में अकल्पनीय था। झंगी, क्या तुम इन मैग्मा क्रीचर्स में से कुछ को पकड़ सकते हो? बाद में स्टडी के लिए? झू के ने पूछा। बिल्कुल, तुम्हारे लिए एक लावा जू बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। झंग यी मुस्कराया। उसने दूर देखा। उसके टैक्टिकल गॉगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरे कॉन्टिनेंट को तेजी से स्कैन कर रहे थे और जरूरी डेटा निकाल रहे थे। नजारा ऊपर से जूम होकर नीचे तक साफ दिखाई देने लगा। पूरा शहर उसकी आंखों के सामने खुल गया। इसे सिटी कहना पूरी तरह सही नहीं था,
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैग्मा पर तैरते हुए बड़े बड़े आइलैंड्स जैसा था। आइलैंड के ऊपर एक मैनमेड लाल काले रंग का शहर बसा था। मेगालिथ्स और मोल्टन गोल्ड से बनी सिटी वॉल कई किलोमीटर्स तक फैली हुई थी और बीच में एक फायर टावर था जिसमें कभी न बुझने वाली क्रिम्सन फ्लेम जल रही थी। शहर के अंदर झुरोंग लोग बड़ी संख्या में घूम रहे थे। उनके शरीर पत्थर जैसे लाल थे और दूर से वे आग से तराशे हुए स्टैचूज जैसे लगते थे। अर्थ के कोर में रहकर जियोथर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके जीने वाले इन लोगों को टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल साफ तौर पर बहुत कम था। ये एक एंशिएंट रेस थी, मजबूत शरीर और सिंपल लिम्स वाली। कोई हैरानी नहीं कि उन्हें हुएक्सू किंगडम की मौजूदा ताकत का पता तक नहीं था, नहीं झंग यी के अस्तित्व का। फिर भी वे सीधे जमीन पर हमला करने आ गए। मुझे डायमेंशनल रिडक्शन स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। जब तुम पीक पर होते हो तो मैं बचकर रहता हूं और जब तुम कमजोर होते हो तो सीधा फायदा उठाता हूं। झंग यी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चारों तरफ लाल रंग और जलती हुई गर्मी की लहरें थी। फैटी क्षू ने जोर से निगला, माय गॉड, ये जगह तो सीधा 18वां नरक लगती है। लू केरन की आंखें जोश से चमक उठीं। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फायर पावर और थर्मल एनर्जी, रिसोर्सेज तो बेहद ज्यादा है। अगर हम झुरोंग क्लैन की टेक्नोलॉजी हासिल कर लें तो ये एक बहुत बड़ा खजाना होगा। लू केरन के दिमाग में हर समय टेक्नोलॉजी ही घूमती रहती है। डेंग शेंटोंग ने भी भावुक होकर कहा, यह झुरोंग सिविलाइजेशन का चमत्कार है और क्रिएटर का भी। यांग जिंगसन ने ठंडी आवाज में जोड़ा, इनकी बिल्डिंग्स रॉक मैरो रेजोनेंस से बनती है, बिना किसी मैकेनिकल टूल्स के। लेकिन इनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी एनर्जी यूटिलाइजेशन के शुरुआती स्टेज पर ही है। झंग यी ने आंखें संकरी की और आग के शहर को देखा। नाइट लेवल वॉरियर्स वाली सिविलाइजेशन जो लावा से बाहर रह ही नहीं सकती। वो हल्के से मुस्कराया, मैं देखना चाहता हूं इनकी आग और कितनी देर जलती है। आसमान में झंग यी ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैला दी। शुरू करो, डिसेंड। इस जगह को आसमान और समंदर तक पहुंचने का हमारा स्टेपिंग स्टोन बना दो। उसके पीछे एक विशाल डायमेंशनल गेट खुल गया, जैसे स्पेस फट गई हो। सबसे पहले ऑब्सिडियन जैसे काले स्टील फॉर्मेशंस बाहर निकले। 1 लाख मैकेनिकल सोल्जर्स की सेना परफेक्ट फॉर्मेशन में डायमेंशनल गेट से बाहर आई, जैसे बाढ़ आ गई हो। हर हेविली आर्मोर्ड मैक सोल्जर के चेस्ट पर सफेद आइडेंटिफिकेशन रिंग जल रही थी और शोल्डर से हल्की मिस्ट निकल रही थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी उनकी शील्ड्स चमक रही थी। उनके पीछे 30 विशाल मैकेनिकल लाइफॉर्म्स थे, हर एक 600 मीटर से ऊंचा, जो जायंट लैंड बेस्ड मदरशिप्स थे। मॉडिफिकेशन के बाद उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर व्हाइट बिशप लेवल के इनह्यूमन्स के बराबर थी। इस विशाल और डरावनी मैकेनिकल आर्मी ने धू रोंग क्लैन के आसमान को पूरी तरह से माहौल में बदल दिया। चैप्टर 2484 फायर प्रेजेंट सिटी 3। आसमान के अचानक गहराने से जमीन भी अंधेरी पड़ गई। झुरोंग क्लैन के कई लोगों ने आसमान में कुछ गड़बड़ महसूस की और इंस्टिंक्ट से ऊपर देखा, लेकिन उन्होंने बस यही समझा कि वॉल्केनो की राख ने आसमान ढक लिया है। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी सेना मैग्मा लेयर जैसी तमाम नेचुरल डिफेंसेस को पार करके सीधे उनकी होमलैंड में घुस सकती है। 1 लाख मैकेनिकल सोल्जर्स की सेना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद डायमेंशनल गेट से 3 सुपर बैटलशिप्स बाहर निकली। सबसे आगे ड्रीमर था, जिसका हल सिल्वर वाइट था और उसकी स्पाइन में 12 रिंग इंजन जड़े थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान को चीरती हुई कोई जाइंट ब्लेड हो। झंग यी की शैडो फैलते ही लू केरन, झू क्या और झंग यी की कोर टीम के बाकी मेंबर्स, साथ ही डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग की अगुवाई वाली शैडो फोर्स सब ड्रीमर पर दिखाई दिए। ड्रीमर के ब्रिज पर लू केरन शांत खड़ी थी। उसके छोटे बाल पीछे बंधे थे और उसका प्रोफाइल ठंडा और पूरी तरह फोकस था। उसकी 10 उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और हर कीस्ट्रोक के साथ वॉरशिप के भीतर
लाखों एनर्जी चैनल्स एक साथ उफान मार रहे थे। उसने स्थिर और सख्त आवाज में कहा कि ड्रीमर का कॉम्बैट मोड पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। मेन गन प्रीहीट पर है, सेकेंडरी गन्स स्कैटर मोड में है, फुल फ्रीक्वेंसी जैमिंग ऑनलाइन है और थर्मल शील्डिंग 300% बढ़ा दी गई है। फिर उसने आदेश दिया कि ग्राउंड अटैक प्रोटोकॉल लागू है। सारे एयरक्राफ्ट कैनन्स एक साथ लॉक करें। टारगेट झुरोंग आउटर रिंग का रेजिडेंशियल एरिया और पेट्रोल नोड्स है। दूसरी और तीसरी बैटलशिप उसके बाएं और दाएं फ्लैंक पर आकर रुक गई, जैसे दो भारी और तेज हैलबर्ड्स आसमान की रखवाली कर रही हों। स्काईजी फोर्ट्रेस का सेंट्रल टावर मॉड्यूल भी शैडो गेट के किनारे से धीरे धीरे ऊपर उठा। विशाल क्रिस्टल टावर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उसके आसपास की स्पेस हल्की सी मुड़ रही थी, मानो ह्यूमन टेक्नोलॉजी और एथेरिक सिविलाइजेशन के उलझाव से बनी कोई अनकही शैडो हो। यह झुरोंग क्लैन का आउटर रिंग था और यहां के लोग पूरी तरह अनजान थे। वे मोल्टन रोशनी के नीचे मेहनत कर रहे थे, रॉक आर्मोर गढ़ रहे थे, मोल्टन फ्लो को दिशा दे रहे थे और फायर टावर्स की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नया युग अब उन्हीं का है और सरफेस पर पहुंचने के बाद ह्यूमंस की 6 जनरेशंस बस राख बनकर उनके पैरों तले कुचल दी जाएंगी। लेकिन अगले ही पल आसमान टूट पड़ा। सबसे पहले ड्रीमर की मेन गन की दहाड़ सुनाई दी। प्योर व्हाइट एनर्जी की एक बीम जहाज के आगे से निकली और हीट वेव को काग्स की तरह चीरती हुई सीधे लावा सिटी के एक हाई टावर एरिया को ढक लिया। आसमान के खंभे जैसी उस भीषण एनर्जी ने 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को पल भर में नष्ट करके पार्टिकल्स में बदल दिया। एक सेकंड पहले तक झुरोंग लोग शांति से जी रहे थे और अगले ही पल वे भयानक आतंक में डूब गए। शहर में चीख पुकार और गुस्से भरी गालियां गूंज उठीं। बहुत से झुरोंग वॉरियर्स ने हथियार उठा लिए, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि दुश्मन आसमान से आया है, तब तक पलटकर वार करने का समय ही नहीं बचा था। लू केरन का दूसरा हमला तुरंत शुरू हुआ। ड्रीमर की सेकेंडरी गन्स ने मेन गन्स के साथ तालमेल बनाकर ब्लेजिंग व्हाइट एनर्जी की बेहद घनी बारिश बरसा दी। ये तूफानी बरसात सीधे झुरोंग क्लैन के सुपर पावर्ड वॉरियर्स पर लॉक हो गई। जैसे ही वे अपनी पावर रिलीज करते, उनकी एनर्जी तेजी से सर्ज करती और इंटेलिजेंट सिस्टम की नजरों में क्रिम्सन टाग बन जाती, जिससे एमिंग पल भर में पूरी हो जाती। अनगिनत पतली लाइट बीम्स ने मोल्टन रिवर के दोनों किनारों को एक जाल की तरह ढक लिया। जैसे ही बीम ने फायर आर्मोर को छुआ, झुरोंग वॉरियर की रॉक स्किन में घनी दरारें पड़ गई। फिर ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सहारा अंदर से ही छिन गया हो और अंत में बस टूटे हुए फायर क्रिस्टल्स और काली सी राख बची। पफट और स्नैप जैसी आवाजों के साथ उनका गुस्सा एक पल से ज्यादा नहीं टिका। पलटकर वार करने से पहले ही उनके शरीर पूरी तरह चूर चूर होकर फट गए। ये नया ड्रीमर था। पूरी तरह अपग्रेड होने और एनर्जी शॉर्टेज की समस्या खत्म होने के बाद इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर नाइट लेवल तक पहुंच चुकी थी। बेखबर झुरोंग सोल्जर्स पर हमला करना ऐसा था जैसे पार्किंग लॉट पर टॉर्नेडो टूट पड़े। ये नजारा देखकर बचे हुए झुरोंग सिविलियंस सुन्न रह गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इस शहर में मौजूद 30,000 से ज्यादा सुपर पावर्ड वॉरियर्स एक ही झटके में मारे जा चुके थे। मौत इतनी आसान और तेज थी कि लोगों को गुस्सा करना भी याद नहीं रहा और डर अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर सुन्नता में बदल गया। कुछ लोग कांपते होठों से बुदबुदाए कि शायद वे सपना देख रहे हैं। उनके शरीर इतने जकड़े हुए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। झंगी ने शांति से हाथ उठाया और कहा कि सबको मार दो, एक भी जिंदा न बचे। अलग अलग जातियों की जंग में ये जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। जंग शुरू हो जाने के बाद अगर झुरोंग ट्राइब का कोई भी सदस्य बच निकला तो वो लौटकर बदला ले सकता है। उलुवाटू एम्पायर भी इसी वजह से तबाह हुआ था। 1 लाख मैकेनिकल सोल्जर्स पूरी रफ्तार से आगे बढ़े। जैसे जैसे भारी आर्मोर वाले सैनिक बढ़े, उनकी पीठ के हीट वॉल्व्स से सफेद भाप के गुच्छे निकलने लगे, मानो 1000 घोड़े एक साथ सांस ले रहे हों। अग्रिम पंक्ति ने हाथ उठाए
और 100 मीटर दूर खड़ी झुरोंग क्लैन की ऊंची सिटी वॉल पल भर में गोलियों से छलनी हो गई। लावा रिटेनिंग वॉल हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कटिंग के नीचे टोफू की तरह टूटने लगी। उन्होंने कंक्रीट तक इस्तेमाल नहीं किया था, तो इतनी मोटी और ऊंची दिखने वाली दीवारें मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सुपर गन्स और कैनन्स की मार कैसे सह पाती। डरे हुए ज़हू रॉन्ग वॉरियर चिल्लाए कि ये कौन है, ये चीजें क्या है, ये कितनी डरावनी है और हमारी डिफेंसेस इतनी कमजोर क्यों है। लेकिन उसकी आवाज पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे का कवर टूट गया और उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो गया। वो उसी पल मर गया। कुछ लोग आखिरी सांस लेते हुए भी यही सोचते रह गए कि ये कहां से आए और उन्होंने हमारे छुपे हुए हैबिटेट को कैसे ढूंढ लिया। लावा रिवर्स उनकी नेचुरल बैरियर थी जो लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स रोक देती थी और एक केओटिक मेज बनकर ज्यादातर सिविलाइजेशंस को दूर रखती थी। झुरोंग क्लैन के भीतर भी बहुत कम हाई रैंकिंग मेंबर्स को ही आने जाने का रास्ता पता था। अपनी डिफेंसेस पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने ही उन्हें लापरवाह बना दिया और अपने ही बेस पर हार दिला दी। एक तेज भिनभिनाहट के साथ एरियल स्वार्म उड़ान भरने लगा। सिल्वर विंग्स फैलते ही हजारों ड्रोन लाइक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तेजी से बिखर गए और हर स्पार्क एक ट्रैकिंग मार्कर बन गया। लू केरन ने ठंडी नजर से आदेश दिया कि 3rd आर्मी कॉर्प्स और 5th आर्मी कॉर्प्स बाएं तरफ स्प्लिट करें, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में घुसें और उनकी फॉर्मेशन तोड़ दें। उसने उंगली हल्के से झटकी और ड्रीमर के हल में क्लॉक कंपार्टमेंट्स की एक कतार खुल गई। सैकड़ों ये मेटल ड्रोन्स कैबिन से कूदकर मोल्टन हवा में फैल गए। उनके पंख हल्के से फड़फड़ाए और वे एक साथ उड़ते हुए ज़हू रॉन्ग लोगों के पैरों के पास हल्की नीली लकीरें छोड़ गए। ये ब्लेड्स नहीं थी, बल्कि हवा की हाई फ्रीक्वेंसी कटिंग से बनी लो प्रेशर ट्रेल्स थी। जहां जहां ये लकीरें गुजरी, वहां झुरोंग लोगों के घुटने बिना आवाज टूट गए। उनका रॉक आर्मोर धंस गया। आग बुझने लगी और पूरी की पूरी टीमें तेज हवा के बीच घुटनों के बल गिर पड़ी। दर्द भरी चीखें हर तरफ गूंज उठीं। आखिरकार किसी ने घबराकर कहा कि क्या ये सरफेस के लोगों की आर्मी है। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर, झुरोंग वॉरियर जिसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी इंडेक्स 13,000 थी, दहशत में चिल्लाया, जंग अचानक नहीं छिड़ती। कुछ ही घंटे पहले झुरोंग क्लैन के एलीट वॉरियर्स का एक दल सरफेस पर गया था, इसलिए उसके दिमाग में यही संभावना सबसे पहले आई। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट